देखो सुनो, क्या है बच्चों, अपनी कंडक्शन की बात चल रही थी। कंडक्शन में अपन ने देखा था कि रेट ऑफ हीट फ्लो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। वहां पर चार्ज फ्लो होता है पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड हीट फ्लो होती है। वहां पर करंट होता है या हीट करंट होता है। वहां पर टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है बच्चों, और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। पूरी अपन ने करंट के साथ एनालॉजी देखी थी और इक्विवेलेंसी देखी थी। बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ गया था। वहां रेजिस्टेंस होता है या थर्मल रेजिस्टेंस होता है। बताओ बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस कितना आया था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस? L/K। हेलो बोलो। और मैं बोल दूं, जितनी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी उतना अच्छी हीट फ्लो होगी, यानी कि उतना कम रेजिस्टेंस होगा। सही बात है, K नीचे आएगा। तो बोल दूं K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, K बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है, थर्मल रेजिस्टेंस घटता है। एरिया बढ़ने के साथ भी थर्मल रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतनी रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा एरिया से हीट एंटर करेगी। और मैं बोल दूं लेंथ बढ़ने के साथ रेट ऑफ हीट फ्लो घटता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है। हाँ, लेंथ बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ पर टेम्परेचर ड्रॉप घट जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट घट जाती है। ओके, अच्छा। हाँ, कल अपन ने काफी क्वेश्चन किए थे और मैंने बोल दिया था सीरीज में वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ता है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। अब सुनना मेरे बच्चों, जंक्शन का टेम्परेचर बताना, तो बोल दो ये दोनों रॉड सीरीज में है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। हेलो, देखो कल जो पढ़ाया था उसको एक क्वेश्चन से रिवाइज कराना हो। बोल दो ये इसके इक्विवेलेंट है, देखो। और यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस की जगह पोटेंशियल डिफरेंस ले लो। अरे यार चलो टेम्परेचर ही लिख दो तुम, करंट तो कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हेलो टेम्परेचर डिफरेंस ही कर दो। ओके बच्चों, हेलो। हाँ, और यहाँ पे 0 डिग्री मान लो, दिया है, मान के लो 0 डिग्री दिया है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस लिखूंगा तो यहाँ का L/K है, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ का L/K और यहाँ का L/2K आएगा। मैं बोल दूं ये अच्छा कंडक्टर है, थर्मल कंडक्टिविटी डबल है, तो बोल दूं दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यस सर। तो देख लो, इसका रेजिस्टेंस बच्चों R आया, तो बोल दूं इसका रेजिस्टेंस अगर R आया थर्मल रेजिस्टेंस, तो बोल दूं ये अपने आप R/2 हो गया। देखो हेलो, बोलो। अच्छा, या इसको R बोल दो, तो बोल दो ये 2R हो गया एक तरीके से। इसका रेजिस्टेंस डबल है, हाँ, क्योंकि ये बेड कंडक्टर है, इसके कंपैरिजन में बेड कंडक्टर है। बोलो बच्चों। हाँ, अब सुनो बच्चों, तो सर ये तो समझ में आ गया L/K से, ठीक है सर। अब आप तो ये बताओ सर टेम्परेचर, तो बोल दो बस अब रेजिस्टेंस पता पड़ गया थर्मल और टेम्परेचर डिफरेंस पता पड़ गया, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को बांट दो। जो बेड कंडक्टर है वहां पर ड्रॉप ज्यादा चाहिए सेम हीट फ्लो करवाने के लिए। बच्चों जितना बेड कंडक्टर होता है उतनी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस से हीट फ्लो करवा सकता हूं। अगर एक लाइन में बहुत मोटे मोटे लोग खड़े हैं और वो मोशन या हीट धक्का ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो याद है पीछे से बहुत तेज धक्का देना पड़ता है, बहुत भारी आदमी से धक्का लगवाना पड़ता है। तो बोल दो अगर मोटे लोग धक्के के प्रति कम रेस्पॉन्ड करते हैं, तो मैं बोल दूं उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी का धक्का लगाओ तो धक्का ट्रांसफर होगा। और पतले लोगों में जल्दी धक्का ट्रांसफर होता तो कम धक्के में ही काम चल जाएगा। तो बोल दो बच्चों यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छा कंडक्टर है। तो बोल दो बच्चों देखो 2:1, तो बोल दो यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस सही है और यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। बोलो, मैं बोल दूं इस रोड में आधे टेम्परेचर डिफरेंस में वो हीट फ्लो हो जाएगी जो यहां हो रही है, और याद है फाइनली रेट ऑफ हीट फ्लो तो कांस्टेंट होगी। तो रेट ऑफ हीट फ्लो अगर कांस्टेंट रखनी है बच्चों, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रखनी है, तो मैं बोल दूं बच्चों पीछे वाली रोड में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चाहिए, क्योंकि पीछे वाली रोड बेल्ट कंडक्टर है एज कंपेयर टू आगे वाली। आगे वाली के कंपैरिजन में पीछे वाली कम अच्छी कंडक्टर है, मतलब कम कंडक्टर है हीट की। हेलो, इसीलिए ड्रॉप ज्यादा चाहिए। हेलो, तो बोल दो यहाँ 30 का डिफरेंस होगा या 60 का, तो यहाँ 0 है, तो मैं बोल दूं टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर दिस इज आंसर। सही बात है सर, यहाँ 30 का डिफरेंस आ गया या 60 का। हमेशा कोल्ड एंड से टेम्परेचर निकाला करो ताकि गलती नहीं हो 30 ऐड करना है। कई बार बच्चे क्या ये 60 का डिफरेंस देख के ये आंसर 60 लिख के आ जाते हैं। कई बच्चे जल्दी जल्दी में 60 लिख के आ जाते हैं कि सर ये 60 आया। अरे 60 तो डिफरेंस है बेटा, तो 90 से 60 कम करो। 60 तो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस।
60 इज नॉट आंसर, 60 का डिफरेंस है पहली रोड पर, तो 60 कम करो 90 से तो 30 आंसर आएगा। बोलो। Yes, sir. Yes. तो मैं बोल दूं पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं हम, हीट ट्रांसफर को, कंडक्शन को पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं, पूरा रेजिस्टेंस बना बना के कर रहे हैं, L by K। ओके चलो अब सुनना बच्चों, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात देखते हैं, तुम कहां कहां उलझोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तुम कहां कहां उलझोगे वो देखते हैं। बताता हूं, लेवल बढ़ाने से पहले बताता हूं हमारे साथ दिक्कत क्या क्या आएगी, करंट यूज करने के बावजूद भी हम कहां कहां उलझेंगे। चलो आओ सर बताओ, इधर देख बच्चे, इधर देखो, एक बात बता बेटा, अगर मैं तेरे से एक रोड के अंदर हीट ट्रांसफर पूछूं, जैसे के बराबर कुछ भी लिख दो, ए दो, मैं सब एमकेएस में बेटा मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ये तो फालतू तुम क्या टाइम खराब करोगे अभी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, सब एमकेएस में है, ठीक है, सब एमकेएस में, ए बराबर 0.5, ये डेटा मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। हाँ, रेट ऑफ हीट फ्लो बता, तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ हीट फ्लो में के ए डी थीटा बाई डी टी, के ए डी थीटा बाई डी एक्स सारी कैलकुलेशन मौजूद है। देखो कंडक्शन में के ए डी थीटा बाई डी एक्स, बताओ ये रेट ऑफ हीट फ्लो अचानक से 100 करते ही होगी या स्टेडी स्टेट पे होगी? ये फॉर्मूला कब लगता है, शुरू में या स्टेडी स्टेट में? मतलब लगेगा तो हमेशा, बट स्टेडी स्टेट पर रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट आ जाएगी, पूरी रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम हो जाएगी स्टेडी स्टेट पे। याद है मैंने बताया था स्टेडी स्टेट क्या होती है, हर लेयर जितनी हीट ले रही होगी उतनी दे रही होगी, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं बोल दूं हर लेयर आइसोथर्मल हो जाएगी, मैं बोल दूं हर लेयर का टेम्परेचर जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बोलो हेलो बेटा, फील आ रही है आपको इस बात की जो मैंने बताई थी आपको? क्या आपको फील आ रही है क्या जो मैंने बताया था उसकी? हाँ, अब देखो मैं बोलता हूं बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। रेट ऑफ हीट फ्लो पूछा है, बिल्कुल निकाल लेंगे सर इस फॉर्मूले से। हमारे से पूछा है रेट ऑफ हीट फ्लो बताओ, तो सर बिल्कुल बता देंगे, हमारे को कोई तकलीफ नहीं आएगी, कल भी किया था हमने। तो इसका रेट ऑफ हीट फ्लो तो आप बता दोगे, ये ना सॉल्यूशन। हेलो रेट ऑफ हीट फ्लो ये देखो, ए डी एच बाई डी टी बराबर के ए डी थीटा बाई डी एक्स। सर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, कितना हो जाएगा? के की वैल्यू 2, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.5 यानी कि 1/2, और डी थीटा बाई डी एक्स टेम्परेचर डिफरेंस है 100 का और डी एक्स है 10, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गई। याद है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता भी सिखाई थी मैंने निकालना, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। हेलो हाँ, अब देखो कितना है, 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10, मैं बोल दूं बच्चों 10 जूल पर सेकंड आया अगर सारा एमकेएस में, तो कैलोरी नहीं सब जूल में, ये भी जूल पर मीटर पर सेकंड, वो सब जूल में दिया है। हाँ तो आगे तो बोल दो पूरी रोड में 10 जूल पर सेकंड हीट फ्लो हो रही है। अब अगर आप यहाँ आइस लगा के बोलोगे कितना मेल्ट हुआ तो निकाल दूंगा, वो बोलेगा आइस लगा के 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितना मेल्ट होगा, तो बोल दूं पर सेकंड इतनी हीट जा रही है इनटू 1 मिनट, तो बोल दूं 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का मल्टीप्लाई करूंगा तो बोल दूं 600 जूल हीट आ जाएगी। 600 जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करके 80 का डिवाइड कर देना, क्योंकि हर 80 पर एक ग्राम मेल्ट होती है। कर लोगे ना बच्चों, कैलोरीमेट्री से कनेक्ट कर लोगे इस क्वेश्चन को? अरे यार ये देख, ये देख, ये आइस लगाई थी कल मैंने, आइस, तो मैं आइस लगाई थी, तो मैं बोल दूं 1 मिनट में, इन 1 मिनट, बोलो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी हीट इकट्ठी हो जाएगी आइस को, कितनी हीट मिलेगी? हीट बराबर मैं बोल दूं 10 जूल पर सेकंड इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड, बोल दूं सेकंड से सेकंड कट गया, 600 जूल हीट मिलेगी। और 600 जूल में कितना आइस मेल्ट होगा, तो मैं बोल दूं पहले कैलोरी में कन्वर्ट करो, अपॉन 4.2 कैलोरी। हेलो 4.2 का डिवाइड करो, कैलोरी बन जाएगा, तो 4 का कर रहा हूं लगभग, 4.2 की जगह 4 का कर रहा हूं, 150 कैलोरी। लो 4 का कर दिया बेटा, कैलकुलेशन का क्या करोगे बेटा? चलो दो 150 कैलोरी, और 150 कैलोरी में कितनी आइस मेल्ट होगी, तो MLF बराबर 150 कर दो, ये 150 कैलोरी में देखता हूँ कितनी आइस मेल्ट होगी, और मैं बोलूँ एक आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 80 कैलोरी इंटू 150, हेलो तो यहां से कैंसिल करा, तो लगभग 2, इसको भी 160 मान रहा हूं, तो लगभग 2 ग्राम आइस मेल्ट होगी, खत्म। ऐसे वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देगा। हेलो बोलो बच्चों,
मैं बोलता हूं अभी मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं, अभी मेरा इंटरेस्ट है रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने में। अरे यहां तक देखो, हेलो बोलो। हाँ, तो सर रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना तो बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। ये फॉर्मूला पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पता है, सब आता है, ठीक है। सर आप कुछ बता रहे थे समस्या कहाँ आएगी, चलो समस्या बताने से पहले एक और काम की बात बताता हूं। इधर देख, इधर देख ध्यान से, इसको हटा इस लोग को। अभी मेरा इंटरेस्ट कैलोरीमेट्री से कनेक्ट करने में नहीं है, अभी मेरा इंटरेस्ट है हीट ट्रांसफर ढंग से सिखाओ। कैलोरीमेट्री तो ढंग से पढ़ा दी मैंने, अब हीट ट्रांसफर ढंग से पढ़ा। इधर देखो, सुनो यार, एक बच्चे मेरे को बात बता, ये पूरी रोड होमोजीनियस है या नहीं है? ये पूरी रोड एक समान है या नहीं है? बिल्कुल एक समान है सर। न पूरी रोड में कहीं एरिया बदला, न तो पूरी रोड में कहीं डायमेंशन बदली, और न पूरी रोड में कहीं थर्मल कंडक्टिविटी बदली। मैं बोलूं पूरी रोड एक ही मटेरियल की बनी हुई और एक जैसी बनी हुई है। देखो तो बच्चों, हेलो, हाँ तो बच्चों याद है पहले दिन जब मैं तुम्हारे को स्टेडी स्टेट पढ़ा रहा था, पहले दिन जब मैं तुम्हारे को स्टेडी स्टेट पढ़ा रहा था, तब मैंने एक बात बताई थी, याद करो। मैंने एक चीज करी थी, सुनना ध्यान से, मैं याद दिलाता हूं, हटाओ इसको, अब याद करो। मैंने याद है, तुम्हारे को याद होगा, मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था, याद है 1 मीटर दूर 90 लिखा था, याद है 1 मीटर दूर मैंने 80 लिखा था, याद करो। और मैंने बोला था बच्चों हर 1-1 मीटर पर 10-10 डिग्री टेम्परेचर कम करके, याद है यहाँ पे 10 हो गया 0 लिखा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हेलो, पता है बच्चों वो डेटा उस दिन जब मैं तुम्हारे को थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था, स्टेडी स्टेट पढ़ा रहा था, ये डेटा मैंने कैसे सेट करे बताऊं? पूरी रोड पर डिफरेंस शो का था, पूरी रोड पर डिफरेंस शो का था, और 10 मीटर लंबी रोड ली थी मैंने, और मैंने डिवाइड करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर पर ड्रॉप कर दिया था। इसीलिए याद करो, मैंने 0, 1, 2, 3, 9, 10 हर 1 मीटर पर टेम्परेचर 10-10 कम कर दिया था। 1 मीटर दूर जाके 90 कर दिया था, 2 मीटर दूर 80, 3 मीटर दूर 70, 4 मीटर दूर 60, ऐसे कर दिया था। पता है क्यों कर दिया था मैंने? क्योंकि मुझे पता था जब रोड होमोजीनियस होती है, रोड जब एक जैसी होती है, तो मैं बोल दूं उसके हर एलिमेंट का रेजिस्टेंस सेम होता है। पूरी रोड अगर एक जैसी है तो मैं बोल दूं जो रेजिस्टेंस इसका होगा वो इसका होगा, वो इसका होगा, वो इसका होगा। मैं बोल दूं पूरी रोड के 1-1 मीटर का रेजिस्टेंस सेम होगा, और मैं बोल दूं अगर पूरी रोड एक जैसी होगी तो मैं बोल दूं हर जगह टेम्परेचर डिफरेंस या धक्का सेम चाहिए, रेट सेम हीट फ्लो करवाने के लिए। तो बोल दूं यहां पर रेट ऑफ हीट फ्लो, और यहां पर रेट ऑफ हीट फ्लो, और यहां पर रेट ऑफ हीट फ्लो पूरी रोड में सेम रखने के लिए मैं बोल दूं 10-10 का डिफरेंस चाहिए, हर 1 मीटर पर 10 डिग्री का डिफरेंस चाहिए, हर 1 मीटर पर सेम डिफरेंस चाहिए। तो मैंने पूरी रोड में हर मीटर पर सेम डिफरेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है हर एलिमेंट एक जैसा दिखेगा, जैसा ही 1 मीटर दिखेगा वैसे ही 1 मीटर दिखेगा। और मैं बोलूं दोनों हीट का सेम अपोज करेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा L/K, क्योंकि ना K बदला ना A बदला, पूरी रोड में ना K बदला ना A बदला। तो बोलूं हर छोटे हर 1 मीटर का रेजिस्टेंस सेम आएगा। तो बोलूं बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रखने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम चाहिएगा, जितना डिफरेंस यहां चाहिएगा उतना ही डिफरेंस यहां चाहिएगा। बच्चों अगर किसी वायर में करंट सेम रखना है तो बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस हर एलिमेंट का सेम चाहिए, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो बोल दो अगर एक होमोजीनियस वायर है कॉपर का, एक जैसा वायर है बच्चों, पूरा वायर एक जैसा है, तो बोल दो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जितना चाहिए 1 मीटर पे, मैं बोल दू यहां 1 मीटर पे भी उतना ही चाहिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर रेजिस्टेंस सेम होता है तो सेम करंट फ्लो कराने के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। बोलो। लेकिन बेटा रुको अभी और फील आएगी, रुक जा सर। यहाँ पे तुम्हारे को क्या दिमाग पर जोर नहीं पड़ रहा है? रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट करने के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्यों? क्योंकि पूरा वायर का रेजिस्टेंस एक जैसा है। हेलो, हर कोई सा भी छोटा एलिमेंट ले लो, सब एक जैसे है। तो मैं बोलूं जब सब एक जैसे हैं तो धक्का ट्रांसफर कराने के लिए बच्चों सेम इंटेंसिटी का फोर्स चाहिए। इधर देख यार, एक बात बता, एक रो में ऐसे बच्चे खड़े हैं, एक रो में ऐसे लोग खड़े हैं, हाँ बता बेटा, मैं यहां से धक्का दे रहा हूं, तो बताओ सेम स्पीड से धक्का ट्रांसफर करना है,
पूरी लाइन में सेम स्पीड से धक्का ट्रांसफर करना है। या मैं बोल दूं जब यूनिफॉर्मली धक्का ट्रांसफर हो रहा होगा तो बता दम कौन बच्चा किसको ज्यादा धक्के दे रहा होगा और कौन कम। सेम स्पीड से धक्का ट्रांसफर करना है तो बोल दूं इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इसको धक्का देने में, क्योंकि यहाँ मोटे लोग आ गए, नॉन यूनिफॉर्म लाइन है। मैं बोल दूं यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा दम ये लड़का लगा रहा होगा, सबसे ज्यादा दम ए लड़का लगा रहा होगा सी पर, बी लड़का लगा रहा होगा सी पर। देखो हेलो, पूरी रो में सेम स्पीड से धक्का ट्रांसफर करना है। मैं बोल दूं यूनिफॉर्मली धक्का ट्रांसफर करना है तो इसको जोर ज्यादा लगेगा क्योंकि मोटा आदमी खड़ा है आगे। हेलो, Yes, sir. और मैं बोल दूं सबसे कम दम इसको लगाना पड़ेगा डी को, क्योंकि आगे मच्छर खड़ा है। तो मैं बोल दूं इसको सबसे कम दम लगाना पड़ेगा और इस पर सबसे ज्यादा दम लगेगा। तो मैं बोल दूं इन दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस या धक्के का डिफरेंस, फोर्स का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। जो भी फोर्स ट्रांसफर हो रहे हैं सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां होगा क्योंकि ये मोटे मोटे लोग हैं। हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. मैं बोल दूं अगर तुम नहीं माने और तुमने सेम फोर्स लगाया, सारे लोगों ने अपने आगे वाले पे सेम फोर्स लगाया, तो मैं बोल दूं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और इनकी स्पीड बहुत कम रहेगी धक्के की। अगर तुमने सबने सेम फोर्स लगाया तो मैं बोल दूं ये बहुत स्लो चलेंगे और ये बहुत फास्ट चलेंगे, तो धक्का नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रांसफर होगा। याद है एकदम झटके से वो आगे चले जाएंगे बहुत तेजी से। हेलो Yes, sir. सर, इस बात को हीट में समझाओ। सर इस बात का एग्जांपल हीट में देता हूं। यही तो बातें बतानी बच्चों, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं और मैं बता रहा हूं तुम्हें कहां कहां तकलीफ आएगी। एक तकलीफ तो ये थी, देखो इधर आओ, अब देखो चुपचाप सुनते जाना, मजा आएगा। ये रोड है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और पूरी एक जैसी रोड है। अभी मैं पूछूं बताओ मिड में टेम्परेचर बताओ, मिड लेयर का टेम्परेचर ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सी लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डी कांट से। हेलो, तो सुनना, रुको अभी तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं करा और कह रहा है। हाँ, ये ए एरिया है, ठीक है, और पूरी रोड का के सेम है, के कांस्टेंट है, के 2 है। तो मैं बोल दूं बच्चों आंसर 50 आ जाएगा। क्योंकि मैं बोल दूं फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ रोड बिल्कुल एक जैसी है। देखो बच्चों, फर्स्ट हाफ ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, L/2 ये मिड पॉइंट है, मिड। तो मतलब बच्चों ये पूरी रोड एल की थी, ये पूरी रोड बच्चों एल की है, ये एल की है और ये L/2 है, ये भी L/2 और ये भी L/2। बोलो हेलो, तो बोल दो फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ बिल्कुल एक जैसा है, तो बोल दो रेट ऑफ हीट फ्लो पूरी में सेम रखने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम चाहिए। पूरी रोड का के एक जैसा है। लेकिन बच्चों मैं ऐसा कर दूं तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, यार मिड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इतनी रामायण नहीं लिख रहा, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, मिड लेयर। हेलो, याद है। अब मैंने यूं कर दिया, इस रोड में आगे जाने पर के बदल रहा है, के बराबर 2 + x। अब बता, अब एक बात बता बच्चा, आगे जाने पर के 2 + x हो गया, बता आगे जाने पर के बढ़ रहा है घट रहा है सेम रहेगा? जैसे जैसे रोड में आगे जा रहे के बढ़ रहा है घट रहा है सेम रहेगा? बढ़ रहा है। तो मैं बोल दूं बच्चों सुनो, मैं बोल दूं ये तो इस तरीके की बात हो गई कि आगे जाने पर रोड अच्छी कंडक्टर होती जा रही है। तो बोल दूं जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, मैं बोल दूं के बढ़ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी, मैं बोल दूं अच्छी कंडक्टर बन रही है। के बढ़ने का मतलब अच्छा कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर, अच्छा हीट कंडक्टर बनता जा रहा है, हीट कंडक्टर। हेलो, मैं बोल दूं जैसे जैसे अपन रोड में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रोड अच्छी हीट कंडक्टर बनती जा रही है। बोलो और अच्छी हीट कंडक्टर का मतलब मैं बोल दूं बच्चों,
रोड खुद अच्छा हीट फ्लो करवाना चाहती है, और जब रोड अच्छा हीट फ्लो करवाना चाहती है तो बताओ टेम्परेचर डिफरेंस या हीट को सेम रेट से फ्लो करवाना है, स्टेडी स्टेट पे dH/dt कांस्टेंट रखना है, dH/dt कांस्टेंट रखना है। तो बताओ बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस शुरू में ज्यादा होगा या बाद में? यहां पर टेम्परेचर ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल, एक ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। बता टेम्परेचर डिफरेंस कहां ज्यादा होगा, यहां पर या यहां पर? हेलो, कहां टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रखना होगा? हाँ, स्टार्टिंग में। क्यों स्टार्टिंग में ज्यादा रखना होगा बच्चों? क्योंकि बच्चों शुरू में मैं बोल दूं बेड कंडक्टर है एज कंपेयर टू बाद में, तो बाद में तो वैसे ही रेजिस्टेंस घट रहा है, के बढ़ने से रेजिस्टेंस घट रहा है। मैं बोल दूं के बढ़ रहा है तो अच्छा कंडक्टर है, तो मैं बोल दूं थर्मल रेजिस्टेंस घट रहा है। हेलो, L/K घट रहा है, जैसे जैसे के बढ़ रहा है थर्मल रेजिस्टेंस घट रहा है, देखो। हेलो, और मैं बोल दूं बच्चों जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटता है मैं बोल दूं कम टेम्परेचर डिफरेंस या कम पोटेंशियल डिफरेंस में काम हो जाता है। याद करो, आज का पहला क्वेश्चन याद करो, आज के पहले क्वेश्चन में मैंने तुम्हारे को 2 रोड दी थी, एक का थर्मल कंडक्टिविटी के और दूसरी की 2K दी थी। तो याद है रेजिस्टेंस 2R और R आए थे, तो याद है सेकंड रोड में 30 डिग्री डिफरेंस में ही काम हो गया था, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर था, उसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K थी। तो मतलब जितनी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी उतना थर्मल रेजिस्टेंस घटेगा, और जितना थर्मल रेजिस्टेंस घटेगा कम टेम्परेचर डिफरेंस में उतनी हीट फ्लो हो जाएगी। हेलो, Yes, sir. तो मैं बोल दूं बच्चों जैसे जैसे आगे मूव करूंगा थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो dH/dt कांस्टेंट रखने के लिए dH/dt कांस्टेंट रखने के लिए मैं बोल दूं बच्चों रखने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस घटेगा। हाँ, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी थर्मल रेजिस्टेंस घटेगा, तो मैं बोल दूं टेम्परेचर डिफरेंस कम में ही काम हो जाएगा। हेलो, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी थर्मल रेजिस्टेंस घटेगा और कम टेम्परेचर डिफरेंस में ही वही हीट फ्लो हो जाएगी। हेलो, Yes, sir. तो बताओ बच्चों इस पूरी रोड में शुरू की हाफ में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चाहिए या बाद की हाफ में? फर्स्ट हाफ में या नेक्स्ट हाफ में? कहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चाहिए? स्टार्टिंग में। तो मैं बोल दूं बच्चों स्टार्टिंग में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चाहिए, तो मैं बोल दूं बच्चों आगे जाने पर टेम्परेचर डिफरेंस कम चाहिए, क्योंकि मैं बोल दूं अच्छी कंडक्टर बनती जा रही है। तो बोल दूं स्टार्टिंग में टेम्परेचर स्टार्टिंग में डेल्टा थीटा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाद में। स्टार्टिंग में डेल्टा थीटा ज्यादा होगा क्योंकि के कम है, के कम है। हेलो, तो ज्यादा होगा, तो मतलब डेल्टा थीटा ग्रेटर देन 50 आएगा। क्यों? क्योंकि 100 को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, टोटल डिफरेंस 100 का था, तो स्टार्टिंग में 50 से ज्यादा डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग में 50 से ज्यादा डिफरेंस होगा, तो बोल दो बच्चों थीटा 100 माइनस ग्रेटर देन 50। 100 में से 50 से ज्यादा डिफरेंस होगा, तो 50 से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल 60, फॉर एग्जांपल डेल्टा थीटा 60 कर लो और यहाँ पे कम कर लो डेल्टा थीटा 40 कर लो, तो बोल दो 60 कम होगा। 60 का डिफरेंस है तो 60 घटेगा, और मैं बोलूं जब ग्रेटर देन 50 घटेगा तो लेस देन 50 बचेगा। हेलो, जब 100 में से 60 घटेगा तो 40 ही तो बचेगा बच्चा। गलती कर देता बच्चा। बच्चों डिफरेंस 60, डिफरेंस 50 से ज्यादा आया, तो बोलूं यहाँ पर डिफरेंस 50 से ज्यादा होगा। ये डिफरेंस 50 से ज्यादा होगा, तो बोलूं ये टेम्परेचर 50 से कम होगा, तभी तो डिफरेंस 50 से ज्यादा आएगा। बेटा डिफरेंस 50 से ज्यादा मतलब डिफरेंस 60 मान लो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो 60 मान लो डिफरेंस को। 50 से ज्यादा का मतलब 60 मान लिया, और जैसे ही डिफरेंस 60 का होगा तो मतलब 100 से 60 कम करोगे तो 40 आएगा ना। तो डिफरेंस 50 से ज्यादा होगा तो टेम्परेचर 50 से कम आएगा। ओके, एक और दो ऐसा सोच लोगे आप? करो, यहां तक लिखो, इसको नोट करो, फिर एक और दे रहा हूं, ऐसा खुद सोचना। एक और दे रहा हूं बच्चों, चलो आ जाओ, हटा दो इसको। हेलो, चलो एक और दे रहा हूं, ऐसा देखता हूं कौन सोच के बताता है।
सोचना आना चाहिए आपको अच्छे से, तभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे होंगे। इधर देख, हाँ बेटा बहुत इजी चीज है, तेरे लेवल की पढ़ा दिया, थोड़ा हाई लेवल की बातें कर रहा हूं। देखता हूं कौन बता पाता है। हाँ वही 100 और 0 और वही मिड पॉइंट है, मिड लेयर, मिड लेयर। यहां टेम्परेचर बताओ, और के कांस्टेंट है, पूरी रोड का के कांस्टेंट है, के पूरी रोड कॉपर की है, कॉपर रोड, कॉपर की कोनिकल रोड है बच्चों, कॉपर रोड, पूरी रोड कॉपर से बनी है, कोनिकल रोड है, मिड लेयर का टेम्परेचर। तसल्ली से सोचना, और मैं तो स्टेडी स्टेट में बात कर रहा हूं, बीच में नहीं बोलेगा कोई। स्टेडी स्टेट, स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट पर थीटा, इसका मिड लेयर का टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में बताओ। अच्छा सुनो, इधर देख, मेरे को ये बात बता बच्चे, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाती है स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट पे याद है रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाती है। क्या होता है स्टेडी स्टेट, मैंने सिखाया था, हर लेयर का जो होना होता है वो हो जाता है, हर लेयर जितनी हीट ले रही होती है उतनी दे रही होती है, हर लेयर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, याद आ गया। और पूरी रोड में हर लेयर जितना ले रही होती उतना दे रही होती, तो मैं बोल दूं रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाता है बच्चों। हाँ तो सर फील आ रही है, क्योंकि आपने बहुत बेसिक से पढ़ाया था हमारे को। हाँ यहाँ पे मैं बोल दूं KA d थीटा बाई dx। मेरे बच्चे एक बात बता, मैं बोल दूं पूरी रोड का K कांस्टेंट है, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट करना है, तो मैं बोल दूं बच्चों इन दो में लड़ाई होगी। हेलो, लड़ाई सिर्फ दो में बची है। हेलो मैं बोल दूं बच्चों, जहां एरिया ज्यादा होगा, इसको कांस्टेंट रखना, जहां एरिया ज्यादा होगा मैं बोल दूं वहां d थीटा बाई dx कम होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा। तो बोल दूं जितना एरिया बढ़ेगा उतना d थीटा बाई dx पोटेंशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट घटेगी, टेम्परेचर ड्रॉप घटेगा। सही बात है, क्योंकि जहां एरिया ज्यादा होगा, वहां हीट रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ रहा होगा, और बढ़ना नहीं देना है मुझे। यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो वैसे ही ज्यादा होगा, तो बोल दूं कम टेम्परेचर डिफरेंस में काम हो जाएगा, डेल्टा थीटा थोड़ा कम होगा। और मैं बोलूं जहां एरिया कम है वहां पर इतना का इतना रेट ऑफ हीट फ्लो लाना है, तो मैं बोलूं टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चाहिएगा। हेलो मैं बोल दूं बच्चों, पूरी रोड में जहां एरिया कम है, बच्चों पूरी रोड में जहां एरिया कम है, मैं बोल दूं वहां पर जहां एरिया कम है वहां पर हीट फ्लो को उसके बड़े एरिया जितना करना है, तो वो तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चाहिए। जैसे मंदिर में जैसे छोटा गेट आता है, बड़े गेट से एंटर करते हो, छोटा गेट आता तो याद है पंडित जल्दी जल्दी भगाते लोगों को, आगे चल आगे चल आगे चल, याद है वहां से बोलना चालू कर देते। जब अपन दर्शन कर रहे होते तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। गेट पे तो कोई नहीं चिल्लाता, गेट पे तो कोई नहीं चिल्लाता, क्योंकि गेट पर वैसे ही एरिया बड़ा था, तो वहां पर अगर धीरे धीरे भी चलेंगे तो बहुत ज्यादा लोग एंटर कर रहे हैं बड़े गेट से। और मैं बोलूं छोटे गेट पर जल्दी जल्दी धक्का दिया जाता है, तो बोलूं यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, तो दोनों जगह हीट सेम रेट से फ्लो होगी। तो बोलूं बड़े एरिया पर कम टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, छोटे एरिया पर ज्यादा, क्योंकि छोटे एरिया का थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हेलो ये देखो, मैं बोलूं जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ घटेगा, एरिया बढ़ने के साथ d थीटा बाई dx घटेगा, तो बोलूं पर यूनिट लेंथ पर ड्रॉप घटेगा, पर यूनिट लेंथ पर ड्रॉप घटे, पर यूनिट लेंथ पर टेम्परेचर डिफरेंस पर डेल्टा थीटा घटेगा। हेलो तो बंधु आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा, आगे जाने पर तो बंधु आगे जाने पर ड्रॉप घटता जाएगा। सही बात है, क्योंकि कम ड्रॉप में ही वही हीट फ्लो हो जाएगी। तो बताओ फर्स्ट रोड में हीट फ्लो कराने के लिए ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए या सेकंड रोड में? कहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चाहिए? बोलो फर्स्ट में, तो बोलो फर्स्ट का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, तो बोलो डेल्टा थीटा और फर्स्ट हाफ पहली आधी रोड का डेल्टा थीटा मैं बोलूं सेकंड से ज्यादा होगा, सेकंड हाफ से।
हेलो। और मैं बोलूं अगर टेम्परेचर डिफरेंस फर्स्ट हाफ में ज्यादा होगा तो बोलूं ये टेम्परेचर 50 से कम आएगा। हेलो, दिस वुड बी लेस देन 50, तभी तो डिफरेंस बड़ा होगा। ए डिफरेंस 50 से ज्यादा तो बोलूं थीटा 50 से कम। अरे जब भी यहां तक पहुंच जाओ तो ऐसा कर लेना, यहाँ 60 का डिफरेंस है और यहाँ 40 का डिफरेंस है, तो बोलो अगर पहली रोड में 60 का डिफरेंस है तो 100 से 60 कम करोगे तो 40 आंसर आएगा। ओके, हेलो। हाँ, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आया हमारे को तो कि शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा है, शुरू में रोड पतली रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो चलो इसको एक और तरीके से सोचना सिखाता हूं, यहां तक करो, नोट करो फटाफट, फिर एक और तरीका बता रहा हूं। चले आगे, चलो आ जाओ। एक और तरीके से सोचते हैं, मैं बोल दूं स्टेडी स्टेट पर रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाती है बच्चों, और उसको कांस्टेंट करने के लिए मैं बोल दूं हर जगह सेम रेट से हीट फ्लो करानी होती है। चल आगे एक और तरीका देख। हेलो, अब इधर देखो, बोल दो बच्चों इधर देख। ये देख, मैं बोल बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस देख, तो बोल दो वो L by K होता है। बोलो हेलो। मैं बोल दूं आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है, मैं बोल दूं जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एरिया बढ़ रहा है, और मैं बोल दूं एरिया बढ़ रहा है तो थर्मल रेजिस्टेंस घट रहा है, क्योंकि के तो सेम है पूरी रोड का। मैं बोल दूं जैसे जैसे आगे जा रहा हूं एरिया बढ़ रहा है तो थर्मल रेजिस्टेंस कम हो रहा है। और मैं बोल दूं बच्चों जब थर्मल रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो V बराबर IR से, V बराबर IR से I को कांस्टेंट रखना है, और मैं बोल दूं थर्मल रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम चाहिए। अगर I कांस्टेंट रखना है तो कम रेजिस्टेंस पे कम पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, ओम्स लॉ। बेटा जब तेरा रेजिस्टेंस ही कम है, जब रेजिस्टेंस ही कम है, 20 ओम की जगह तेरा रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो मैं बोल दूं जो काम 20 वोल्ट पे हो रहा था वो 10 वोल्ट भी हो जाएगा। 20 वोल्ट 20 ओम में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराता है, तो 10 ओम में 10 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। तो मैं बोलूं रेजिस्टेंस घटने के साथ पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं सीरीज में याद है आर के रेशियो में रेजिस्टेंस के रेशियो में ड्रॉप होता है, याद कर। 1 ओम और 2 ओम में कहां ड्रॉप ज्यादा चाहिए तेरे को पता? कल कराया था मैंने, कहां ड्रॉप ज्यादा चाहिए तेरे को पोटेंशियल का? मैं बोलता हूं 1:2, यहां 10 वोल्ट चाहिए, जो काम यहाँ 10 वोल्ट में होगा वो यहाँ 20 वोल्ट में होगा, क्योंकि ये नकता ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। 2 ओम रेजिस्टेंस है तो 20 वोल्ट वो काम करेगा जो यहाँ 10 वोल्ट करता है। तो बोल दूं अल्टीमेटली करंट कांस्टेंट रहेगा, तो बोल दूं जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। जो नहीं मान रहा वहां पे ज्यादा लपड़ पड़ेगी, इसके लपड़ से काम पड़ गया, इसको डंडों से काम पड़ा। इसका लपड़ में काम हो गया, चुपचाप मान गया, ये डंडों में माना। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों अल्टीमेटली पूरे वायर में पोटेंशियल ऐसा ड्रॉप होता है कि जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसको ज्यादा पोटेंशियल मिलके अल्टीमेटली करंट सेव हो जाता है। तो अल्टीमेटली वायर में करंट सेव हो जाता है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां ड्रॉप ज्यादा हो जाता है। ऐसा ही हीट में भी होता है, जहां रोड का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है थर्मल रेजिस्टेंस, वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। मोटे लोगों को ज्यादा धक्का, पतले लोगों को कम धक्का, और अल्टीमेटली पूरी रो में सेम हीट फ्लो होती है, पूरी रो में सेम धक्का ट्रांसफर होता है। बोलो हेलो। आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है तो थर्मल रेजिस्टेंस घट रहा है, हेंस फॉर कांस्टेंट d थीटा बाय dh बाय dt, फॉर कांस्टेंट d थीटा बाय dh, मैं बोल दूं बच्चों डेल्टा थीटा घट रहा है। बोलो बच्चों हेलो। हाँ, अब आगे चलो बच्चों। इधर देख, इधर देखो बच्चों, देख कई बार पागल भी बना देते एग्जाम में, बताता हूं कैसे। पहले एक बार सीधी सीधी बातें देखते हैं। बताओ बच्चों रोड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है?
पूरी रोड कॉपर की, बताओ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? बोलो। अच्छा, इधर देखो। अरे हाँ, ये एक्स डिस्टेंस पर बच्चों टेम्परेचर थीटा है। तो अगर मैं थीटा वर्सेस एक्स का कर बनाऊं, थीटा वर्सेस एक्स कर कैसे बनेगा बोलो? ए ऐसा, बी ऐसा, ये 10 मीटर पे जाके खत्म होगा घर, ये भी 10 मीटर। हाँ, या ऐसा। ये ऐसा। बोलो कैसा होगा? अच्छा सुनो, इधर देखो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पूरी रोड में बच्चों टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा है क्या? बिल्कुल बदलेगा। याद है स्टेडी स्टेट पे जब रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगी, ये लिखना पड़ेगा बच्चों, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। मैं बोल दूं बच्चों स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट पे याद है जब रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगी तो हर जगह टेम्परेचर का डिफरेंस ऐसा मेंटेन रहेगा कि रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट कर दे। और मैं बोल दूं पूरी रोड एक जैसी है बच्चों, पूरी रोड एक जैसी है। तो मैं बोल दूं बच्चों जब पूरी रोड एक जैसी ना के बदल रहा है ना ये, तो मैं बोल दूं डी थीटा बाई dx भी कांस्टेंट रहेगा। और याद है ये तो अपना सबसे पहले दिन वाला एग्जांपल है, याद है हर मीटर पर 10 डिग्री का ड्रॉप आएगा। पूरे पे 100 का ड्रॉप है, पूरी रोड पर 100 का ड्रॉप है और पूरी रोड एक जैसी है, ना के बदल रहा है ना ये, ना के बदल रहा है ना ये। तो बोल दूं डी थीटा बाई dx भी कांस्टेंट हो जाएगा। हेलो, ये कांस्टेंट है पूरा, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट है बच्चों, स्टेडी स्टेट पर रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट है और ना के बदल रहा है ना ये, के सेम ए सेम। तो मैं बोल दूं डी थीटा बाई dx भी कांस्टेंट हो जाएगा। हेलो, पूरी रोड में ना के बदला ना ये, देखो तो बच्चों आगे जाने पर ना के बदल रहा है ना ए बदल रहा है। तो मैं बोलूं जब के कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो मैं बोलूं टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कांस्टेंट, क्योंकि पूरी रोड का रेजिस्टेंस हर जगह एक जैसा है, हर छोटे छोटे एलिमेंट का रेजिस्टेंस सेम है। तो मैं बोलूं हर जगह टेम्परेचर डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अरे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वैसे यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस सेम आएगा। और मैं बोलूं हर जगह टेम्परेचर डिफरेंस सेम आएगा तो यूनिफॉर्म रेट से टेम्परेचर घटेगा, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नॉन यूनिफॉर्म रेट है, देखो यहाँ शुरू में जल्दी घट रहा है। हेलो, मैं बोलूं यहाँ नॉन यूनिफॉर्म रेट है बच्चों, देख शुरू में ज्यादा घट गया टेम्परेचर, बाद में कम घटा, उसके बाद में और कम घटा। देखो तो बोलूं बच्चों शुरू में टेम्परेचर जल्दी घटा, गलत। मैं बोलूं यूनिफॉर्म रेट से टेम्परेचर घटेगा। हेलो, आप समझ में आ गया? आप समझ में आ गया? फर्स्ट में मैंने 100, 90, 80, 70 क्यों लिखा था? क्योंकि मुझे पता था यूनिफॉर्म रेट से टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि पूरी रोड एक जैसी है। तो हर 2 लेयर के बीच में, हर 1 मीटर के बीच में 10 का डिफरेंस चाहिएगा ताकि रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रहे। हर लेयर जितना लेगी उतना देगी। ओके, अच्छा सुनो, सुनो, एग्जाम में बेवकूफ कैसे बनाते हैं? अब बच्चा क्या ये ग्राफ रट रट के जाता है कि यूनिफॉर्म रोड में आगे जाने पर यूनिफॉर्मली टेम्परेचर कम होता है, और वो एग्जाम में ग्राफ ये पूछ लेते हैं। बच्चे का ध्यान ही नहीं जाता, बर्बाद हो जाता है। एग्जाम में ग्राफ इसका पूछ लेते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो वर्सेस एक्स का ग्राफ, और बच्चा सी टिक करके आ जाता है क्योंकि एग्जाम में रट के क्या था, वो रट रट के जाता है और आंसर सी टिक करके आ जाता है। बताओ अब आंसर क्या होगा स्टेडी स्टेट पे? एक गधे ने डी बोला है, फिर कहते हो हमें गधा क्यों बोला सर? गधा नहीं बोलूं तो क्या करूं? इंसानों वाले तो काम ही नहीं कर रहे हो तुम। बताओ आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? ए बेटा देख बेवकूफ बना दिया है। मैं बोलूं रेट ऑफ हीट फ्लो तो कांस्टेंट होता पूरी रोड में, इनफैक्ट यूनिफॉर्म क्या नॉन यूनिफॉर्म भी होती तो भी कांस्टेंट होता, क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो तो स्टेडी स्टेट पे कांस्टेंट हो जाता है। एडजस्ट तो टेम्परेचर डिफरेंस करता है, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट करने के लिए एडजस्टमेंट सारा टेम्परेचर डिफरेंस करता है। ओके, Yes, sir. मेरे बच्चों बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. आया आनंद आया बच्चों? Yes, sir.
बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें आसान लगेगी खुद की। तो बोलो दो ग्राफ बनते हैं, डीएच बाई डी थीटा, डीएच बाई डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो वर्सेस एक्स कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर यूनिफॉर्मली घटता है, यूनिफॉर्म रोड में, होमोजीनियस रोड में यूनिफॉर्मली घटता है। करो यहां तक, नोट करो फटाफट। दोनों ग्राफ बनाना तुम, थीटा वर्सेस एक्स का भी और ये वाला भी। हटा दो, चलो आ जाओ। हाँ अभी तक देखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लो। देखता हूं पूरी क्लास में सबसे दमदार बच्चा कौन है। पूरी क्लास का सबसे तगड़ा बच्चा, चलाओ। अब बताओ, वही स्टेडी स्टेट 100 डिग्री, 0 डिग्री, वही 10 मीटर, और वही कॉपर रोड, और वही आगे जा रही, और वही स्टेडी स्टेट। डीएच बाई डी टी वर्सेस थीटा वर्सेस एक्स कर, डीएच बाई डी टी वर्सेस एक्स कर, एक स्टेडी स्टेट साम्य अवस्था पर। बोलो आंसर। पागल मत बनना, अभी भी आंसर है, क्योंकि याद है रेट ऑफ हीट फ्लो तो कांस्टेंट रहेगी। सॉल्यूशन डीएच बाई डी तो कांस्टेंट होता है, डीएच बाई डी तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है कब? एट स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट आती तो रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट होता है, चाहे रोड कैसी भी हो, चाहे रोड कैसी भी हो। तो सर चाहे रोड कैसी भी हो का क्या मतलब? कैसी भी हो, रोड चाहे आड़ी टेढ़ी ऊपर खाबड़ कैसी भी हो, याद है टेम्परेचर अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस अपने आप एडजस्ट हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां ड्रॉप भी ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर का, और जहां कम है वहां ड्रॉप भी कम हो जाता है। मतलब रोड का टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट होगा। हेलो, तो टेम्परेचर अपने आप को सेट करता है, हीट फ्लो कांस्टेंट रखता है। तो बोलो अभी भी आंसर है। अच्छा करो यहां तक नोट करो, फिर चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। हो गया? हेलो, हाँ अब आ जा। अरे हो गया तो अब आ जा मेरे बच्चे। ये थीटा वर्सेस एक्स, एक्स ये रहा और थीटा ये रहा, ये थीटा और एक्स हो गया डिस्टेंस। बोलो जैसे ही हो 10 से एक्स आगे जाऊंगा तो बताओ टेम्परेचर का क्या होगा? बोलो इस बार ए तो नहीं होगा, ए थीटा कर दो यार सब जगह, थीटा कर दो बच्चे। हाँ बोलो बच्चों, ए तो नहीं होगा क्योंकि आगे जाने पर टेम्परेचर घटेगा, ये बात है। आगे जाने पर टेम्परेचर घटेगा तो दो ऑप्शन तो है। अब बताओ सी और डी में से कौन सा होगा? कौन सा होगा बेटा? दिल्ली आंसर डी होगा, क्योंकि याद है शुरू में रोड का एरिया कम है, और मैं बोलूं शुरू में एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। शुरू में रोड का एरिया कम है बच्चों तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा तो ड्रॉप ज्यादा होगा। जिसका जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां ड्रॉप ज्यादा होगा। तो बोलूं शुरू में ड्रॉप जल्दी होगा, देखो शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। देख टेम्परेचर डिफरेंस शुरू में ज्यादा होगा। हेलो बेटा, शुरू सुनता है चुपचाप। शुरू के 1 मीटर में टेम्परेचर 10 नहीं घट के 20 घट के 80 हो जाएगा। शुरू के 1 मीटर में टेम्परेचर 100 से सीधा 80 हो गया पहले 1 मीटर में। अगले 1 मीटर में घट के बच्चों 15 घट के 65 हो गया। अरे मेरे अंदाजे से लिख रहा हूं मैं। तो बोल दो बच्चों, पहले 20 का डिफरेंस आया, फिर 15 का आया, फिर और आगे गए तो बच्चों 10 का ही रह गया। हेलो, फिर और आगे गए तो 8 का ही रह गया। समझ गए? क्योंकि आगे जाने पर एरिया बढ़ता जा रहा है, तो कम टेम्परेचर डिफरेंस में काम चल जाएगा आगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है आगे। हेलो, थर्मल रेजिस्टेंस कम है L बाई K से। सर आनंद आ गया? बोला आया या नहीं आया? आ गया। अच्छा अब सुन, अगर ऐसी कर दो तो रोड को, अब बता अब कौन सा ग्राफ होगा?
बोलो इस बार बॉम्बे होगा। देख शुरू में डिफरेंस कम होगा क्योंकि शुरू में रेजिस्टेंस कम है। शुरू में रोड मोटी है, रोड का एरिया ज्यादा, तो शुरू में रेजिस्टेंस कम है, तो बोलो टेम्परेचर डिफरेंस भी कम चाहिए क्योंकि कम रेजिस्टेंस पे कम डिफरेंस में हीट फ्लो हो जाएगी। तो बोलो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, तो देख शुरू में डिफरेंस कम आ रहा, देखो हेलो, देखो शुरू में डिफरेंस इतना सा है, हेलो, फिर देखो बढ़ता जा रहा है, हेलो, फिर देखो और ज्यादा हो गया, देखो हेलो। तो मैं बोल दूं आगे जाने पर रोड सकड़ी, एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, तो आगे जाने पर टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा चाहिए ताकि रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रह पाए। हेलो, पक्का समझ में आया बच्चों? चलो आ जाओ। अब देखो, तो एक तो ये सोचना आना चाहिए आपको अच्छे से, 1D 2D 3D तीन टाइप के रेट ऑफ हीट फ्लो होते हैं, कंडक्शन तीन टाइप से होता है। अभी मैं सिर्फ 1D बता रहा हूं तुम्हारे को क्योंकि 2D 3D तुम्हारे कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लूंगा लास्ट में, पर अभी पहले काम की बातें कर लूं, ठीक है बच्चे? हाँ अब सुनना, सुनता है चुपचाप। हाँ इधर देखो, हाँ अब इधर देखो, एक तकलीफ पता तुम्हें क्या होगी? अभी मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, याद करो, एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, लेंथ 10 मीटर, यहाँ का डिफरेंस 100 का, और के की वैल्यू शायद 2 दी थी, और रेट ऑफ हीट फ्लो पूछा था सब एनकेएस में, तो याद है 10 जूल पर सेकंड आ गया था। मैंने dH by dt बराबर k d थीटा by dx से निकाल लिया था। बोलो हेलो, बोलो बच्चों। लेकिन बच्चों एक रोड में तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, होमोजीनियस है, एक रोड में तो तकलीफ नहीं हुई, लेकिन बच्चों क्या इसमें निकाल पाओगे आप रेट ऑफ हीट फ्लो? हाँ इसमें निकाल पाओगे? रेट ऑफ हीट फ्लो स्टेडी स्टेट पे dH by dt की वैल्यू, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी ये कांस्टेंट हो जाएगी, एट स्टेडी स्टेट निकाल पाओगे क्या? मैं बोल दूं नहीं, जिंदगी में समस्या ही समस्या आ गई। मैं बताता हूं समस्या क्या आई। पता है अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहाँ का टेम्परेचर थीटा मानना पड़ेगा, और मैं बोलूं इस वाली रोड का आपको करना पड़ेगा पहली रोड का dH by d थीटा, dH by dt इन फर्स्ट रोड इज इक्वल टू dH by dt इन सेकंड रोड। पूरी रोड में कांस्टेंट होगा, तो ये टेम्परेचर अपने आप को ऐसा करेगा कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, ये कंडक्टिविटी ज्यादा, तो यहाँ डिफरेंस कम आएगा। हेलो देखो, सेकंड रोड की कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो बोलूं सेकंड रोड पर पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस कम चाहिए। और मैं बोलता बच्चों जितना डिफरेंस पहली रोड पे होगा उसका आधा चाहिए क्योंकि के डबल है, और के डबल है तो मैं बोलूं सेकंड रोड का थर्मल रेजिस्टेंस आधा ही आएगा, तो मैं बोलूं यार डिफरेंस आधा, ये नहीं कि मेरे हिसाब से 33 वहां आएगा और 66 यहाँ आएगा। हेलो, तो थीटा की वैल्यू 33 आने वाली है। बोलो बच्चों। लेकिन देखो बच्चों पेपर पे करते कैसे, पर मुझे तो रेट ऑफ हीट फ्लो चाहिए, तो बोलूं वो 33 निकाल के किसी एक रोड का रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल लो, वही पूरे सिस्टम का होगा। तो बोलूं पहले टेम्परेचर देखो, पहले dH by dt इक्वल करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे बता देता हूं। पहली रोड के लिए लिखो तो k की वैल्यू 3, एरिया a, लास्ट में वैल्यू रख दूंगा 3 into a, और d थीटा by dx, तो यहाँ पे डिफरेंस है 100 माइनस थीटा, यहाँ का टेम्परेचर 100, यहाँ का थीटा, तो 100 माइनस थीटा अपॉन 10 मीटर, ये 10 मीटर इसकी लेंथ है। ऐसा ही इक्वल टू उसका लिखो, तो उसका लिखोगे तो k 6, एरिया a, और मैं बोलूं यहाँ पे लिखोगे तो बताओ पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, 0 या थीटा? डिफरेंस लिखोगे तो बोलूं थीटा माइनस 0 क्योंकि थीटा बड़ा है, हेलो, अपॉन 10। हेलो, और दोनों को इक्वल करोगे तो 10 से 10 कट गया, 1 से 1 कट गया, और 3 से 2 बार कटा, और मैं बोलूं बच्चों उधर 2 आया तो इधर ये डबल आएगा, तो ये थीटा, ये वाला डिफरेंस डबल होगा। देखो ये डिफरेंस इस डिफरेंस से डबल होगा, ट्वाइस ऑफ दिस, यस।
तो बोल दो 100 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा। यहाँ डिफरेंस थीटा का उसका डबल होगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर 33.33 डिग्री। हेलो, मैंने यही तो बोला था तेरे को। सर आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया था? मैंने सीधा L बाई के पे सोच लिया था, इसका थर्मल रेजिस्टेंस आधा इसका डबल है तो 2:1 में बांट दिया था। अरे मैंने तो डायरेक्ट 2:1 में बांट दिया था। मेरे पास तरीका अलग है काम करने का। हेलो चलो, अब मैं बोल दूं ये 33.33 किसी एक में रख के रेट ऑफ इनफ्लो इसमें रख के निकाल रहा हूं, तो बोल दूं जो सेकंड रोड का रेट ऑफ इनफ्लो है वही पूरी रोड का होगा। चाहे सेकंड का देख ले चाहे पहली का, सेम आएगा। dH/dt 1 और 2 दोनों इक्वल है और इज इक्वल टू करो तो मैं बोल दूं 6, एरिया की वैल्यू 1/2, एरिया की वैल्यू 1/2 रख दिया और डी थीटा यहाँ पे 33.33 आ जाएगा डिवाइड बाय 10। तो आ जाओ बच्चों, ये 3 बार कटा और 3 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 100 आ जाएगा। 33.3 इंटू 3 100 से 10 कट के 10 जूल पर सेकंड आ गया। तो मैं बोल दूं पूरी रोड में रेट ऑफ इनफ्लो 10 जूल पर सेकंड। लेकिन मैं बोल दूं मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। बेटा जब दो रोड सीरीज में हो, जब दो रोड सीरीज में हो या दो रोड पैरेलल में, तो क्या मैं बोल दूं बहुत मेहनत करने के बाद मैंने पहले जंक्शन का टेम्परेचर थीटा निकाला। वो तो चलो मेरी किस्मत अच्छी थी कि L/K से फटाफट रेशियो में बांट के कर दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो जंक्शन का टेम्परेचर 33.33 आ गया। लेकिन उसके बावजूद मुझे कैलकुलेशन के लिए किसी एक में 33.33 रख के सोल्व करना पड़ा। ये देखो किसी एक रोड में रख के सोल्व करना पड़ा। बोलो हेलो, मैं बोल दूं काम करने का असली तरीका तो यही है कि जंक्शन का टेम्परेचर निकालो, दोनों रोड का रेट ऑफ हीट फ्लो सेम करके जंक्शन का टेम्परेचर निकालो और किसी एक रोड में रख के एक रोड का रेट ऑफ हीट फ्लो निकालो वही दूसरी रोड का है, क्योंकि पूरे सिस्टम में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है। हेलो याद है? याद है ऐसा अपन 10th क्लास में भी करते थे, 12th में भी करते थे। अगर एक रेजिस्टेंस है तो V बराबर IR ओम्स लॉ से सीधा करंट निकल जाता था, और दो रेजिस्टेंस है तो पहले R इक्विवेलेंट निकालते थे। याद करो। ठीक सर, अब सुनना, बता तेरे को ये क्वेश्चन तो बहुत लंबी अप्रोच हो गई। दिस इज नॉट कॉम्पिटिशन अप्रोच, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सर फिर क्या करें बताता। इधर देखो, क्या मैं बोल दूं ऐसे काम नहीं करूंगा, तो सर फिर कैसे करोगे? मैं बोल दूं मुझे अच्छा तब लगता, मुझे अच्छा पता है कब लगता, पूरी रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने मुझे अच्छा तब लगता जब ये पूरी रोड एक जैसी होती, होमोजीनियस होती, तब मुझे मजा आ जाता। पूरी रोड का एरिया 0.5 होता, वो तो अभी भी है सर, ठीक है। पूरी रोड पर टेम्परेचर डिफरेंस 0, वो तो सर अभी भी है। पूरी रोड की लेंथ 20 मीटर सर, वो तो अभी भी है। सर ये सब काम तो अभी भी है। देखो रोड की लेंथ 20 मीटर है, टेम्परेचर डिफरेंस 100 है, एरिया 0.5 है। हाँ, अगर के भी पूरी का सेम होता, पूरी रोड का के सेम होता तो सिंगल रोड बन जाती, तो आनंद आता। हेलो Yes, sir. हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, इस पूरी रोड का के, अगर कोई के इक्विवेलेंट मतलब दो रोड के मिक्सचर को मैं सिंगल रोड बना पाया तो मुझे मजा आ जाएगा। जैसे याद है 10th क्लास और 12th क्लास में दो रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगते थे, तो याद है अपन उनका इक्विवेलेंट लिख देते थे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके एक रेजिस्टेंस बना देते थे। याद करो, 10 और 20 के दो रेजिस्टेंस लगे तो याद है टोटल रेजिस्टेंस 30 लिख देते थे। हेलो हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, ये दोनों रोड है, 1 बाय 1 कनेक्ट होना या साइड वाइज कनेक्ट होना इस बात को शो करता है कि ये दोनों सीरीज में है। दोनों देखो, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसमें दोनों रोडें सीरीज में लगी हुई है, तो मैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आ जाओ, हेडिंग डालो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर से सॉल्व करूंगा, इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करूंगा मैं, ये क्वेश्चन फिर से लिखूंगा बाद में। अब हेडिंग डालो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड। हेडिंग डालो बच्चों, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड। तुल्य ऊष्मीय चालकता, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो लिखो के इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख दो के इक्विवेलेंट। और पहला बताओ बच्चों फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज श्रेणी क्रम। ठीक है सर। अब इधर देख,
एरिया सेम, ये L1 ये L2, ये K1 ये K2। यही तेरी समस्या थी ना बच्चे, दोनों का क्या अलग अलग था। Yes, sir. अब देखो मैं बोल दूं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, थर्मल रेजिस्टेंस R1, मैं बोल दूं L1 बाई K1 है, K1 है, इसका कितना होगा बोलो। L2 अपॉन L2 डिवाइड बाय K2 है, ठीक है। तो मैं तो दोनों के रेजिस्टेंस लिख दिए, इसका थर्मल रेजिस्टेंस और इसका थर्मल रेजिस्टेंस। अब बताओ बच्चों इसकी होमोजीनियस एक और रोड बनाऊं तो बोल दो बच्चों इक्विवेलेंट तभी होगी जब दिखने में एक जैसी हो। इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, जो ऐसा का ऐसा दिखे, लुकिंग एक जैसी हो और पूरी रोड एक जैसी बन जाए, मटेरियल भी पूरा एक जैसा हो जाए। मैं बोल दूं दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दीस टू रोड। इन दो रोड का तुल्य तभी तो होगा जब एरिया वो का वही हो, लेंथ वो की वही हो, बस के थोड़ा सा अलग कर दूं मैं, ताकि जो डिफरेंस टेम्परेचर का यहां लगाया है और उससे रेट ऑफ हीट फ्लो जो भी आ रही है डीएच बाई डी टी वो सेम टू सेम यहां आ जाए, तभी तो इक्विवेलेंट होगी। सेम आए, जितनी आए उतनी आए, उतने ही टेम्परेचर डिफरेंस में। याद है इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, अगर आपने 100 वोल्ट की बैटरी दो अलग अलग रेजिस्टेंस पे लगाई और 10 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे जिसमें 100 वोल्ट की बैटरी लगाने से फिर से 10 एंपियर करंट फ्लो हो जाए। लो Yes, sir. चलो अब मैं बोल दूं बच्चों इक्वेट करो, तो बोल दूं बच्चों R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होता है फॉर सीरीज। सीरीज के लिए आंसर होता है, सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है, तो करो R1 प्लस R2। तो बोल दो बच्चों यहां से आ जाएगा R इक्विवेलेंट L1, यहां पे आ जाएगा बच्चों इसका R इक्विवेलेंट बोलो कितना लिखोगे, तो बोल दो इसका R इक्विवेलेंट कितना लिखोगे बोलो, तो बोल दो इसका R इक्विवेलेंट लिखोगे बच्चों L1 प्लस L2 टोटल लेंथ अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A। लो Yes, sir. तो मैं बोल दूं L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट है, ये हो गया इक्विवेलेंट बराबर L1 बाई K1 इंटू A प्लस L2 अपॉन K2 इंटू A। तो बोल दो बच्चों A कैंसिल हो गया सब तरफ, तो यहां से K इक्विवेलेंट कितना आ गया देखो, K इक्विवेलेंट कितना आ गया देखो, तो यहां लिख रहा हूं K इक्विवेलेंट, इधर इसको नीचे कर रहा हूं, इसको नीचे कर रहा हूं L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A, यहां नीचे लिख रहा हूं बराबर L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन K2 है। और मैं बोल दूं बच्चों A कैंसिल हो गया देखो, तो बोल दूं यहां से K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो बोल दूं K इक्विवेलेंट इधर देख K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट को ऊपर भेजा और इस पूरे को नीचे भेज दिया इधर, तो बोल दूं K इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, ये आता है जनरल फॉर्मूला। अच्छा बच्चों 3 रोड होगी तो कितना आ जाएगा, तो 3 रोड होगी तो ऊपर बच्चों प्लस L3 और नीचे प्लस L3 बाई K3 और आ जाएगा। 4 रोड होगी तो प्लस L4 नीचे प्लस L4 बाई K4 और आ जाएगा। हेलो, बस ऐसा चलता रहेगा। अच्छा अगर दोनों रोड की सुनो, दोनों रोड की लेंथ सेम होती, तुम्हारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन में दोनों रोड की लेंथ सेम देता है, तो वो तो यहाँ पे L1 L2 की जगह L लगा था और यहाँ 2L लगा था, दोनों रोड की लेंथ सेम होती। तो चलो अभी तो आप यही नोट कर लो, मैं अगले में कर रहा हूं दोनों रोड की लेंथ सेम। करो ये फोटो क्लिक करो इसका जल्दी फास्ट। ये आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया, चलो आगे। अरे जेसीबी रोड जितनी भी रोड सीरीज में लगी हो तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 में वैल्यू रख दो, जो R इक्विवेलेंट लिखोगे उसमें डायमेंशन सेम रहनी चाहिए, जो जितनी भी रोड है उन सब की लेंथ मिला के उसकी लेंथ होनी चाहिए और एरिया जितनी भी रोड होगा वही उसका होना चाहिए। करो यहां तक नोट। अब स्पेशल केस ले रहा हूं सीरीज के, स्पेशल केस अगर दोनों लेंथ सेम हो तो क्या होगा देखो, दोनों रोडों की लेंथ सेम होगी तो क्या होगा देखो, स्पेशल केस देख, L1 बराबर L2, यदि L1 बराबर L2 तो बोलो कितना जाएगा, तो बोलो K इक्विवेलेंट बराबर, ये फॉर्मूला सबको याद है, तो बोलो L1 बराबर L2 तो ऊपर 2L आ जाएगा और नीचे L बाई K1 है प्लस L बाई K2, और मैं बोल दूं बच्चों L कॉमन आके कट गया तो बोल दो आंसर आ जाएगा बच्चों। इधर देखो ये फॉर्मूला सबको याद है,
के इक्विवेलेंट बराबर K1 K2 एलसीएम लिया तो 2 K1 K2 ऊपर अपॉन K1 प्लस K2। हेलो बोलो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अगर ए फॉर 2 रोड ए 2 रोड फॉर 3 रोड बोलो 3 रोड होती तो सिमेट्री से बताओ फॉर 3 रोड वो तो के इक्विवेलेंट कितना था बताओ। तो वो तो बच्चों के इक्विवेलेंट में फिर ऊपर 3l L1 L 3l और नीचे L by K1 L by K2 L by K3 L कॉमन आगे करता और नीचे से K1 K2 K3 ऊपर जाता तो 3 K1 K2 K3। देखो बच्चों ऊपर 3 आता L plus L 3l आता ऊपर। Yes, sir. और नीचे से बच्चों L कॉमन आके ऊपर वाले L से कटता तो ऊपर 3 बचता और नीचे 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 तो एलसीएम K1 K2 K3 आता तो वो एलसीएम ऊपर जाता K1 K2 K3 और नीचे यहाँ पे आता K2 K3 तो मैं बोलता आंसर आता K1 K2 plus K2 K3 plus K3 K1। लो बोलो अच्छा अरे नीचे 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 का एलसीएम K1 K2 K3 आता तो जहाँ K1 है वहाँ K2 K3 बचता जहाँ K2 है वहाँ K1 K3 बचता और जहाँ K3 है वहाँ K1 K2 बचता। ओके Yes, sir. मैं बोल दूं बच्चों ए सुनो अपने तो सिर्फ 2 आइडेंटिकल रोड का ध्यान रखो ए 2 एक जैसी रोड यही पूछता है तुम्हारे एग्जाम में ए 2 एल लेंथ की रोड है एरिया ए K1 K2 तो वो तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा 2l लेंथ का वो ए 2l लेंथ का और ए एरिया का उसका K इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो ए 2 रोड सीरीज में तो K इक्विवेलेंट मैं बोल दूं वो इतना होगा। हेलो ये याद रखो बस वो इतना होगा 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो सीरीज में जब 2 आइडेंटिकल रोड लगी होती है 2 एक जैसी दिखने वाली रोड सीरीज में होती है तो उनका K इक्विवेलेंट 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है। खूब काम आएगा ये ए सारे छोड़ो ये याद रखो ये काम आएगा बच्चों न ये काम आएगा न ये काम आएगा ए ये काम आएगा 2 रोड का 2 एक जैसी रोड सीरीज में होती है तो उनका K इक्विवेलेंट 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है। खत्म इससे आया है वो ये मेन फॉर्मूला है लेकिन याद ये रखना है। लो चलो हटा दो अब आ जाओ बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ये तो था सीरीज अब हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां तक नोट कर लो हेडिंग डालो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम। तो बताओ बच्चों इसमें रोड पैरेलल में लगेगी अब इसमें भी वही लेंथ तो सेम होगी एरिया अलग अलग भी हो सकता है पर मुझे तो सेम एरिया वाला याद करना है इसका एक बनाना है। तो बोलो बच्चों जब इसका एक बनाओगे तो वो दिखने में एक जैसा होगा। देखो ये देख यहाँ पे लेंथ तो एल ही रहेगी और एरिया बताओ कितना हो जाएगा इसका वो तो A1 प्लस A2 दोनों एरिया मिलके है क्योंकि दिखने में पूरी रोड एक जैसी होती है। हेलो बोल Yes, sir. और इसका K इक्विवेलेंट हो जाएगा ये मुझे निकालना है। तो बोल दो बच्चों इसका R1 बोलो कितना लिखोगे तो बोल दो बच्चों पैरेलल में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 होता है। हेलो Yes, sir. रखो रखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट तो बोल दो इसका R इक्विवेलेंट तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट तो R L by K होता तो मैं बोल दूं नीचे L by K तो K ऊपर आ जाएगा तो बोल दूं K इक्विवेलेंट इनटू A1 प्लस A2। अरे यार थोड़ा उधर सर्कल जगह कम पड़ रही है बोल दो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। लिखो कितना आएगा ये लिखो तो बोल दो बच्चों K इक्विवेलेंट इनटू A1 प्लस A2 K इक्विवेलेंट इनटू A1 प्लस A2 अपॉन L इज इक्वल टू बोलो 1 अपॉन R1
तो इसका 1/R1 लिखो तो मैं बोल दूं बच्चों ए 1/R1 तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा केवल A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L। लो बोल दो L कैंसिल हो गया बच्चों, तो K इक्विवेलेंट बराबर आ गया बच्चों K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K1 प्लस K2। बोलो 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 बच्चों। अब सुनो ऐसा अगर 3 रोड होती तो पैरेलल में तो बोलो यहाँ पे प्लस और आता जाता K3 A3 सिमेट्री से बढ़ा दो फॉर्मूले को प्लस A3 नीचे N रोड होती तो N बार आ जाता। बोलो Yes, sir. अब सुनो स्पेशल केस लो इसके स्पेशल केस अगर एरिया सेम हो तो 2 रोड का 3 रोड 4 रोड खूब सारी रोड लगी हो सबके एरिया सेम है, ऐसी N रोड लगी है सबके एरिया सेम है तो बोल सारे एरिया सेम है तो एक कॉमन आके कट जाएगा तो बोल K इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐसा N बार आ गया डिवाइड बाय N। हेलो अरे जितने भी K सब ऐड हो जाएंगे डिवाइड बाय N। एक तरीके से सारे K का एवरेज हो गया क्या है K1 प्लस K2 प्लस K3 सबके K ऐड करके डिवाइड बाय N तो एवरेज आ गया क्या ये? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला तो आसानी से याद रह जाएगा। अगर सेम एरिया की खूब सारी रोड पैरेलल में लगी हुई हो तो K इक्विवेलेंट सबका एवरेज हो जाता है 5 है तो पांचों का एवरेज लो। अच्छा फॉर 2 रोड फॉर 2 रोड बोलो 2 रोड के लिए क्या होगा फॉर 2 रोड K1 plus K2. हाँ ये फॉर्मूला वेरी वेल नोन है सबको रटा हुआ होता है K1 प्लस K2 बाई 2 तो बस ठीक है अपने को 2 रोड का ही ध्यान रखना है। तो मैं बोल दूं जैसे वहां पे 2 रोड का आया था वैसे यहाँ 2 रोड का गया। अब फाइनली बताओ बच्चों दो एक जैसी रोड अगर सीरीज में लगी होती तो K इक्विवेलेंट कितना होता है दो दिखने में एक जैसी रोड सीरीज में लगी होती तो K इक्विवेलेंट कितना होता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। दो दिखने में एक जैसी रोड पैरेलल में लगी होती तो K इक्विवेलेंट कितना होता है मैं बोल दूं K1 प्लस K2 बाई 2। हेलो चलो करो यहां तक नोट करो जल्दी नोट कर। अब क्वेश्चन करते 2-3। Okay, sir. हाँ आ जाओ बच्चों। तो सर सीरीज और पैरेलल समझ में आया। अब इन पे सर क्वेश्चन दो ये चीजें हमारे इतनी रामायण जो आपने पढ़ाई जिसमें खूब सारा टाइम हमने खर्च करा ये हमारे क्या काम का हमने क्यों पढ़ा सर इसको बताता हूं हमने इसको क्यों पढ़ा बताता हूं हमने इसको क्यों पढ़ा बताता हूं। इधर देख मेरे बच्चे आ जाओ क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन जिसका आंसर अपना आया था 10 जूल पर सेकेंड। मैं याद दिलाता हूं क्या था बताओ एरिया कितना था उसका 0.5 और ये लेंथ कितनी थी 10 मीटर। याद है एक जैसी लेंथ थी सेम। बच्चों माइक ऑफ करो 6 और ये बच्चा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो मेरे बच्चों क्या यही क्वेश्चन था क्या जिसकी रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने में मुझे आधा घंटा लगा था। पहले जंक्शन का टेम्परेचर निकाला था याद है या निकाला था और फिर रेट ऑफ हीट फ्लो निकाला था। बोलो बता आप कैसे करूंगा मैं। हाँ बच्चों अब पता है ये 2 रोड सीरीज में लगी और दिखने में एक जैसी देखो 10 मीटर एरिया ए पूरी रोड है दोनों रोड है दिखने में एक जैसी और मैं बोल दूं दोनों लेंथ अगर सेम होती है तो सीरीज में 2 रोड अगर लगी होती तो उनका K इक्विवेलेंट 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। हेलो आ जाओ। तो मैं बोल दूं बच्चों सॉल्यूशन देख मेरे पास लाल मैं बोल दूं इसके सॉल्यूशन में मैं बोल दूं एक रोड बना दूंगा पूरी। हेलो एरिया 0.5 और मैं बोल दूं बच्चों लेंथ 20 मीटर दिखने में एक जैसी होगी और K इक्विवेलेंट मैं बोल दूं बच्चों K इक्विवेलेंट बराबर 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2।
और देखो कितना रहा, मैंने डेटा सेट किया है। ए डेटा ऐसे ही सेट करे ताकि दिक्कत नहीं आए। 3/6 + 6। बोल दो बच्चों, ए ये 9 आ जाएगा, 3 बार करके 2 4 आ गया कि हेलो। और सुनो, वैसे भी कॉमन सेंस मेरा यही बोलता है 3 से ज्यादा और 6 से कम आएगा कि इन बिटवीन आएगा, क्योंकि पूरी रोड का क्या 3 नहीं है, पूरी रोड का 6 नहीं है, 3 से ज्यादा और 6 से कम है। यस सर, ये 3 से ज्यादा कंडक्टर होगी और 6 से कम कंडक्टर होगी। हेलो, ये कॉमन सेंस भी तो है। अब तो मैं बोलूं के इक्विवेलेंट 4 आ गया, और जैसे ही के इक्विवेलेंट 4 आ गया, मैं बोलूं रेट ऑफ हिट में निकल गया, पूरी रोड हो यूनिफॉर्म हो गई। अब मैं बोलूं बच्चों dh/dt कितना आ जाएगा, तो dh/dt के इक्विवेलेंट a dθ/dx खत्म। हेलो, के इक्विवेलेंट 4, एरिया 1/2 और dθ/dx 100/10, हाँ 20, 20 मीटर लंबी रोड बन गई है। तो बोल दो बच्चों ये आ गया 5 और ये आ गया 2, 5 दूनी 10, 10 जूल पर सेकंड। यही आया था क्या बहुत मेहनत करने के बाद? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों को आनंद आ गया कि वास्तव में मेहनत करी तो आउटपुट भी मिला। खूब मेहनत करी तो आउटपुट भी मिला। हाथ खड़े करो जल्दी बच्चों, जल्दी करो जल्दी करो। तो अब समझ में आई मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ाया बच्चों? अब समझ में आ गई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ाया? Yes, sir. चलो अब देखते हैं। और चलो और चलो, हटा दो इसको। Yes, sir. हाँ, फटाफट फटाफट करके बताना, बिना पेन चलाए ओरली कर देना। दस मीटर की 3 रोड है और सबका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। K1 बच्चों 3, K2 6, K3 8। रेट ऑफ हिट लो बताओ। हाँ बोलो, सब में रेट ऑफ हिट लो बताना है। अब बोलो तो चुटकियों का खेल हो गया, क्योंकि मेरे पास बड़ा जबरदस्त तरीका बोलो काम करने का। लो, हाँ बोलो पहले वाले में, पहले वाले में कैसे करोगे बताओ? चलो पहले वाले को छोड़ो, पहले वाला होमवर्क कर लो, घर से करना, कैलकुलेशन है। सेकंड वाला बताओ, पहले वाले में फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे पहले वाले में? पहले वाले में के इक्विवेलेंट तो बोल दूं 3k1 k2 3k1 k2 k3 अपॉन k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k3 k1, क्योंकि तीनों की रोड की लेंथ सेम है। तो याद है मैंने फॉर्मूला बताया था आइडेंटिकल 3 रोड के लिए कैसे आता है? तो ये होमवर्क कर लो, इसको घर से करके लाना। ये बताओ तुम तो सेकंड वाला, अरे एरिया नहीं लिखा सेकंड वाले में, रुक जाओ। एरिया दोनों का एरिया A1 बराबर, ये दोनों एरिया 0.5 है।
ये भी 0.5 है। बोलो, दो आइडेंटिकल रोड है जिनका एरिया सेम है, उनका के इक्विवेलेंट कितना होता है बताओ? इन दोनों रोड का के इक्विवेलेंट कितना था बोलो? हाँ एवरेज, सेम एरिया की दो रोड पैरेलल में होती तो एवरेज आ जाता है। तो मतलब दोनों का एवरेज 6 4 का 5 आ गया। हेलो, बोलो। और बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो कितना आ जाएगा बोलो? तो बोल रेट ऑफ हीट फ्लो बच्चों के इक्विवेलेंट 5, एरिया आ गया बच्चों दोनों का मिला के 1, क्योंकि पूरी जब एक रोड बनेगी तो एरिया 1 और टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिवाइड बाय रोड की लेंथ 10, पूरा के इक्विवेलेंट से कर दिया। हेलो, तो बोल दो बच्चों आ जाएगा 50 जूल पर सेकंड। खत्म बच्चों। यस सर। चलो, ये होमवर्क है, करके लाना, अगले टर्म का बात करेंगे। चलो चलो कर लो छोड़ो। ये लास्ट वाले का बताओ कैसे करोगे? ये तो बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना है, कैसे करो? पहले ये दोनों सीरीज में देखो। हेलो, तो मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है। देखो, ये 5 मीटर दिए तो ये भी 5 मीटर की हो गई, क्योंकि टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो 5 मीटर की दोनों रोड हो गई। तो ऊपर इक्वल लेंथ की रोड है, तो मतलब 2k1 k2 अपन k1 प्लस k2, क्योंकि ऊपर वाली दोनों सीरीज में है। तो मैं मतलब इनका सॉल्व करूंगा तो 4 आ जाएगा, और फिर वो 4 और 6 पैरेलल में, और फिर से एरिया सेम है देखो। और अगर सेम एरिया की दो रोड पैरेलल में होती तो k1 प्लस k2/2, तो ये 6 और वो 4, ये 6 और 4 का इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा। तो मतलब ये पूरी एक रोड 5 की बन जाएगी, जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ 10 मीटर होगी। 10 मीटर लेंथ, एरिया 2 मीटर स्क्वायर और के इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा। घर पे करना। खत्म। हेलो, करके आना बच्चों। इसके आगे अगले टर्न में बात करेंगे। ये तीनों सॉल्व कर लेना, मेरे हिसाब से तीनों सॉल्व हो जाएंगे, और इसके आगे अगले टर्न पे बात करेंगे बच्चों। बाय बाय। हेलो, अगले टर्न में बात करूंगा इसके आगे।